हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना ज्ञानलोक के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनवरी में आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही प्रभावी साबित होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जाते हैं करके तो एग्ज़ाम में आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और बहुत मदद करेगा, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ और रोज़ ही लेके आऊँगी। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, ऐसे आप लोगों को मैं रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊँगी। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है सब मैं आप लोगों को करवाऊँगी। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा आप लोग। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, कहा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन में ये जो निगेटिव होता है ना, नहीं, यही हम लोगों को फंसा देता है। इसमें हमारा ध्यान नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ सावधानी पूर्वक से इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन में नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये क्वेश्चन को गलत करवा देता है। कई बार इससे मिस्टेक हो जाती है, आदमी नहीं पे ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। आंसर हो जाएगा, एक बार चारों ऑप्शन देख लेते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। क्या हो गया आंसर? एक बार आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। इंग्लिश में भी आप लोग कर सकते हैं। इंग्लिश वाले हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स कैन डू नॉट बी एक्सेप्टेड टू थ्योरी। इसका आंसर हो जाएगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, अनुक्रमणीयता। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतीकात्मक विचार का विकास। इसका आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डैश डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डैश डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें बताना है कि किसके अलावा, निम्नलिखित कारणों से अलावा बताना है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। डैश डैश के अलावा यानी किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉजिटिव नहीं बताना है, निगेटिव भी पूछ रहा है। यही क्वेश्चन को लपेट देता है, जिससे हमारा क्वेश्चन गलती हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, वह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किए जाएं। बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्योंकि अलावा पूछा है, पॉजिटिव नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है हमसे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है?
ऑप्शन नंबर 3, क्या आप इसी की तरह स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे अगर विभिन्न तरीकों से बताएंगे तो उनका दिमाग विकसित होगा, उनमें सक्रियात्मक विकास होगा, वो रुचि के साथ क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। अगर हम उनसे ये पूछेंगे तो सही जवाब क्या है, अगर हम पूछते हैं तो एक बार बोल के बैठ जाएगा कि आप इसका उत्तर जानते हैं, पूछेंगे तो हाँ या ना सकबकाएगा बोलने में। लेकिन इसका सबसे सही जो ऑप्शन होगा वो होगा 4, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगर हम उससे पूछेंगे तो अलग अलग प्रकार से बताएगा जिससे उसका मानसिक विकास होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। ऑप्शन नंबर 4, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन नंबर 2, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण रैंकिंग। ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। ऑप्शन नंबर 4, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। जब बच्चा करके सीखेगा, खुद से सीखेगा, तो क्या उसका ज़्यादा विकास होगा। खुद करेगा, बिगाड़ेगा, खराब करेगा, तोड़ेगा, जोड़ेगा, तो क्या होगा, उसका विकास अधिक होगा। इसलिए सबसे अधिक प्रभावशाली ऑप्शन नंबर 1 है। इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। परियोजना विधि भी सही है, सहयोग से सीखना। अगर बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखेंगे तो खुश रहेंगे और पढ़ने में उनका रुचि भी पैदा होगा, क्योंकि एक साथ उनका बहुत समूह होगा, उनके दोस्त लोग उनके साथ होंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, करके सीखना, सहयोग से सीखना, परियोजना विधि। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन नंबर 1, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा। 7 नंबर का आंसर क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। महत्वपूर्ण क्या आंसर? महत्वपूर्ण से मेरा ये मतलब है कि सबसे सीटेट में क्या होता है, CGP में, पेडागोजी में, शिक्षा शास्त्र में जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है उसी को चुनना होता है। तो इसका सबसे बेहतर होगा ऑप्शन नंबर 3 और आंसर भी यही होगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जब बच्चा अपने समाज से जुड़ के सीखेगा तो ज़्यादा सीखेगा, उसकी रुचि सीखने में बढ़ेगी। और हमें ये ध्यान रखना कि हाँ, बच्चे को केंद्र में रखना है। स्कूल केंद्र में नहीं रहेगा, शिक्षक केंद्र में नहीं रहेंगे। जब केंद्र में रहेंगे, बच्चे ही केंद्र में रहेंगे। बच्चे को लेके ही हमें कुछ करना है। स्कूल में कुछ भी एक्टिविटी करना है, बच्चे को लेके ही करना है। बच्चे ही हमारे लिए सर्वोपरि हैं। ये सबसे ध्यान में रखना है सबसे पहले कि बच्चे ही हमारे लिए सर्वोपरि हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते उनको केंद्र बिंदु में रख के ही हम कोई काम करेंगे। इसलिए इसमें हो जाएगा स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका 7 का आंसर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर 2, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर 4, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं।
तो इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम इसका एक डिटेल वीडियो भी लाएंगे, आप लोग वो भी पढ़ लीजिएगा, जिसमें इनके बारे में इन्होंने क्या कितना थ्योरी दिया है, क्या कैसे है, सब उसमें पढ़ा हुआ है, उसमें दिया हुआ है, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, वो वीडियो लाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 1, उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है। उस चरण को जब मैंने गलत बोल दिया। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। अधिगम मैंने बोल दिया था, अधिगम नहीं, अधिकतम विकास संभव हो। ऑप्शन नंबर 2, वह विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, जब सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती या समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा, आप लोगों ने पढ़ा है ये। और ये भी हमें कमेंट में बताइएगा कि ये सिद्धांत किससे संबंधित है, कौन वैज्ञानिक ने ये दिया है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 1, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऑप्शन नंबर 2, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन नंबर 3, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। बताइएगा सबसे पॉजिटिव आंसर कौन सा होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं। यही सही होगा, स्वयं करते हैं किसी के सहयोग से। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या होता है। पार ढांचा एक तरह का होता है जिससे कोई भी अन्य व्यक्ति कोई थोड़ा सा सहयोग दे तो बच्चा उस काम को स्वयं कर ले, इसी को बोलते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। किसी के सहयोग से कोई कार्य स्वयं कर लेना, यही होता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और लास्ट क्वेश्चन ये रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर 1, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 2, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन नंबर 3, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। ऑप्शन नंबर 4, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। बताइएगा 3 नंबर का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। सही बात है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री दोनों गुणों का क्या होता है, समायोजन होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही मेरे ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल में आप लोग बने रहिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूँगी जितना भी बेहतर हो सके करूँ। और ये जो भी प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं, ये आए हुए हैं, ये रिपीट हुए क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये रिपीटेशन क्वेश्चन है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।